हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, वघेला टू सक्सीड शर्मा एज चेयरपर्सन ऑफ ट्राई। ठीक है, तो अभी जो ट्राई के न्यू चेयरमैन जिसे बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है? पीडी वघेला। ठीक है, तो ये कौन है? ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और ट्राई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1997 का जो ट्राई एक्ट था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1997, इसके तहत ये बनी थी। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में मतलब एक फेयर कंपटीशन बना रहे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मिले, और जो टैरिफ्स होते हैं रिलेटेड टू टेलीकॉम उन सबको क्या करना, रिवाइज करना, टैरिफ सेट करना, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके ट्राई के काम होते हैं। टीडी सेट इसकी अपीलिंग जो अथॉरिटी होती है वो होती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO पुअरर कंट्रीज टू गेट 120 मिलियन $5 कोविड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 120 मिलियन मिले हैं। WHO ने बोला है कि जितनी भी लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा, $5 ईच मिलेगा। WHO ने ऐसा बोला है। ठीक है, कोविड-19 के इन्फेक्शन से रिलेटेड मतलब वहाँ पे हेल्प करेंगे ताकि कोरोना वायरस से जान बच पाए। एंड टेस्ट वर करेंटली प्राइस्ड एट अ मैक्सिमम $5 ईच बट वर एक्सपेक्टेड टू बी कम चीपर, है ना। तो सम 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होंगे कोरोना वायरस के लिए, ये अवेलेबल होंगे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, शहबाज शारिफ जो है इसको अरेस्ट किया जा चुका है। एंड जरदारी इंडिकेट ओवर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसको क्या किया है, अरेस्ट किया है। तो ये भी पता होना चाहिए। जो नवाज़ शरीफ है, नवाज़ शरीफ का क्या है, यंगर ब्रदर है। ठीक है, शहबाज। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, क्लैशेस बिटवीन अजेरी आर्मेनियन फोर्सेस एस्केलेट डजन किल्ड। तो आर्मेनियन अजेरी के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो मेन यहाँ पे जो इनकी लोकेशन है वो देखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोकेशन वाइज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन वाइज तो ये है अजरबैजान आर्मेनिया क्लैश ओवर डिस्प्यूटेड रीजन। तो ये है नोग्रोनो काराबाग। ठीक है, नोग्रोनो काराबाग ये जो रीजन है तो यहाँ पे डिस्प्यूट है। ठीक है, ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया की कैपिटल पता होनी चाहिए येरेवान, और अजरबैजान की कैपिटल यहाँ पे बाकू। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अजरबैजान जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। आर्मेनिया जो है यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन का डोमिनेंस ज़्यादा है। और आर्मेनिया के साथ यहाँ पे आपको पता है इधर रशिया है। ठीक है, तो रशिया का काफ़ी बहुत बड़ा अलायंस है आर्मेनिया के साथ। और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इससे टर्की, रशिया और एक तरह से यहाँ पे जो है इन जैसे पाकिस्तान भी इसका सपोर्ट करता है, तो ये सारी कंट्रीज़ आपस में अलाई बन के फिर एक स्मॉल स्केल वॉर यहाँ पे हो सकता है इनके बीच में, है ना। अभी ये था कि सिविलियंस मारे गए थे, तो इस वजह से यहाँ पे क्लैश देखने को मिला था, जिसमें बोला गया आर्मेनिया की साइड से कि हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है वहाँ के 2 हेलीकॉप्टर को, 3 टैंकर्स को, अजेरी टैंकर्स को, है ना। तो ये सब बातें बोली गई। अब यूएसएसआर का पार्ट ही थे सारे कंट्रीज़, तो बाद में जब डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद फिर ये वाले जो पार्ट थे इसको लेके डिस्प्यूट रहा हमेशा नोग्रोनो काराबाग को किसका यहाँ पे क्लेम होगा। ठीक है, अब अभी ये जो एस्केलेशन है और ज़्यादा बढ़ गया है। आए दिन यहाँ पे लगातार गोलियाँ चलती रहती हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आफ्टर द नोग्रोनो काराबाग वॉर एंडेड, ठीक है, वॉर हुई थी 1994 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद अभी स्थिति और ज़्यादा बुरी है। एंड इट कुड इन्वॉल्व मेजर पावर सच एज रशिया एंड टर्की। रशिया क्योंकि डिफेंस अलायंस है विद आर्मेनिया, एंड टर्की हैज़ क्लोज टाई टू अजरबैजान। तो ये चीज़ें एस्केलेशन हो सकती है और चांसेस मतलब यहाँ पे हैं, लिमिट द चांसेस ऑफ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, है ना। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़, फार्म एक्ट्स एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन सेक्शन में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और फिर आंसर है, तो आप एक बार इसको एक्सप्लेन सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। नहीं तो इन आर्टिकल्स को मैं एक दिन सैटरडे संडे के दिन इसको पूरा अच्छे से फार्म्स से रिलेटेड जो भी हैं उसके फेवर में, उसके अपोज में एक उस पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। फिर यहाँ पे जो आर्टिकल है द आइडिया स्पेस टेंडिंग टू द नेबरहुड, ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा है राजा मंडला बाय सी राजा मोहन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल लिखा है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। और ये चीज़ बोला गया है कि द एनेक्सिटी दैट इंडिया इज़ लूजिंग क्लाउट इन द सब कॉन्टिनेंट, कि देखो अभी धीरे धीरे क्या कर रहा है इंडिया,
अपनी जो हमें मतलब एक तरह से हमको बोला भी जाता था ना बिग ब्रदर, है ना, तो बिग ब्रदर भी बोलते थे, लेकिन वो एक नेगेटिव टर्म उसका यूज़ करते थे नेगेटिव वे में, कि हम थोड़ा मतलब एक हैजेमनी वहाँ पे जो है वो क्रिएट कर रहे हैं साउथ एशियन रीजन में और अपने नेबर्स के साथ में, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं पावर थी। तो अब तो हमने ये भी पावर जो है हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो इंडिया के जो रिलेशन है हमारे नेबर्स के साथ, वो क्या विल ऑलवेज बी अबाउट केयरफुली मैनेजिंग द इनएविटेबल डिफिकल्टीज दैट अराइजेज, है ना। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या क्या आज ही मतलब ऐसा हो रहा है कि हम अपने जो ये रीजनल पावर्स हैं उनसे उनका जो कंसर्न है वो हमारे लिए ज़्यादा है, या पहले भी ऐसा था। लॉन्गर लुक एट इंडियाज रीजनल डिप्लोमेसी सजेस्ट दैट इंडिया हैज़ बीन लूजिंग सम एंड विनिंग सम एट एनी टाइम इन द रीजन, ठीक है। तो कभी हम कुछ खोते हैं, कभी कुछ पाते हैं इस रीजन में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि अब जो 1977 का जनरल इलेक्शंस थे, तो उस टाइम पे अपोजिशन में कौन था, जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में, आपको पता होगा ना। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार को अपोजिशन के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, रीजनल हेजेमनिक को मतलब परस्यू कर रहे हैं ना, तो साउथ एशिया में। और यहाँ पे प्रॉमिस किया गया कि जब जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम गुड बाउंड्री, गुड नेबरली जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई, उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टिव जो मेजर थे वो लिए भी गए फॉरेन मिनिस्ट्री के तहत, बट इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर देम टू फेस द सेम क्रिटिसिज्म एज इंदिरा गांधी, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट मतलब ऐसे हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने जो है अपने जो नेबर्स के साथ अच्छे बिल्कुल रिलेशंस बनाने में बिल्कुल सफल रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिश पीरियड से पहले, ठीक है, जब मतलब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले जब ब्रिटिश थे, तो इंडियन ओशियन में जो था डोमिनेशन था किसका, रॉयल नेवी का एंड द इंडियन आर्मी का। इंडियन कैपिटल एंड लेबर मूव्ड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो हम वहाँ पे पूरा जो था ब्रिटिश राज था, एंड राज जो था कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश एफर्ट्स इन डेवलपिंग न्यू पोर्ट सिटीज़, है ना। एडन से लेके हांगकांग में पोर्ट सिटीज़ हम डेवलप कर रहे थे, ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी हम कर रहे थे रोड्स के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू। तो हम इसको बोल सकते थे ब्रिटिश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, BBRI, यानी कि ब्रिटिश बेल्ट एंड रोड एंड इनिशिएटिव। एंड इवन फॉर द राज वन ऑफ द माइटेस्ट पावर्स इन हिस्ट्री। तो ये बोला गया है कि ग्रेट गेम उस टाइम पे मतलब जो ब्रिटिश था उसका क्या कंसर्न था कि जो भी मेजर पावर हैं, जो बाहर की, जो जैसे डच है, फ्रेंच है, जर्मन्स है, रशियंस है, जापान्स है, तो उनको यहाँ आने नहीं देना है, इंडिया में वो इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। देन देर, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे पूरा कॉलोनाइज था, है ना, उन्हीं के द्वारा। देन देर वर द पेस्की लोकल रूलर्स, कुछ लोकल रूलर्स भी आते थे। रिबेलियंस जो थे, जैसे सदर्न अफ्रीका के बोअर्स और फ़कीर ईपीन वज़ीरिस्तान, तो इन सब को भी मतलब हम क्या करते थे, वहीं पे जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, ब्रिटिश राज के टाइम पे दूर हो जाते थे, ठीक है। अब ये बोला गया है कि नोशन जो है रीजनल प्राइमेसी का, वो नेहरू इरा में देखने को मिलता है। उन्होंने 3 सिक्योरिटी ट्रीटीज़ जो की थी, प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पहले भूटान, फिर सिक्किम से रिलेटेड, फिर नेपाल से रिलेटेड, ठीक है। ये तीनों ट्रीटियाँ जो थी 1949 से 50 के बीच में हुई। अब इसी दौरान जो था न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री भी बनी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो भी बनी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे देखने को मिला था। अब ये बोला गया कि जो इंडिपेंडेंटली मतलब यहाँ पे हमारे जिसको बोलते हैं हम इमीडिएट नेबर ना, कि हमारा सबसे पहले हमें पड़ोसियों को प्रायोरिटी देनी है अपने, तो उसके 5 रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं कि क्यों ये इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। जो हम प्राइमेसी वाज हार्ड टू सस्टेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इवन विद इन द इमीडिएट नेबरहुड, किस तरीके से ये डिफ़िकल्ट है। तो पहली चीज़ तो ये बोली गई है कि पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन जो है, जो रिलीजियस लाइंस पे हुआ है, वो अभी भी यहाँ पे एनिमेट करता है रीजन को, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे पास है, जैसे बाउंड्रीज से रिलेटेड जो सेटल नहीं है बाउंड्रीज, रिवर्स वाटर ट्रीटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ के राइट है, एंड गुड्स एंड पीपल का जो ईजिंग फ्लो है इससे रिलेटेड, एंड बर्डन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री इज़ नॉट इजीली डिस्कार्डेड। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना का अराइवल, ठीक है, तिब्बत जो इंडो तिब्बतन फ्रंटियर है 1950 से 51 के टाइम पे, तो चाइना का अराइवल यहाँ पे हुआ था। तो ये बोला गया कि इंडिया का उस टाइम पे यहाँ पे हम पार्टीशन वाले फेज़ में थे, है ना, जब आपको पता है ना ये हम पार्टीशन हो रहा था, विभाजन, तो पाकिस्तान और इंडिया बन गया था। लेकिन इस दौरान जो था
चाइना का एक यूनिफिकेशन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, और एक वो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन थी इंडिया की वो बिल्कुल चेंज थी उस टाइम पे, है ना, जहाँ पे हमारे जो बिलेटरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे हिमालयाज़ में, वहीं क्या देखने को मिला, इमरजेंस ऑफ अ लार्ज बट फोर्सफुल स्टेट ऑन इंडियाज फ्रंटियर वाज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो चाइना का मतलब इमरजेंस वहाँ पे हो रहा था, तो ये चीज़ बोली गई है। तीसरी बात है कि इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्शियस चॉइस इन फेवर ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। तो हमने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ कमर्शियल कनेक्टिविटी करेंगे, है ना। तो यहाँ से एक न्यू क्वेस्ट स्टार्ट हुई थी, और इंडिया की इकोनॉमी ने थोड़ा रीओरिएंटेशन जो था वो भी उसमें स्टार्ट देखने को मिला हमें 1990s के टाइम पे, है ना। हमने रीजनलिज्म की रीडिस्कवरी की, कि ओपन पॉसिबिलिटीज़ जो है हमारे नेबर्स के साथ रिकनेक्ट होने की। तो ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली को पता है कि कितना मतलब हमको जो है रिवाइवल करना ज़रूरी है रीजनल कनेक्टिविटी का। देयर इज़ मच प्रोग्रेस इन रिसेंट ईयर, हमने कर भी रहे हैं उस दिशा में काम। जैसे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो हमने मालदीव के साथ जो है फेरी सर्विस को लॉन्च किया है ना, और द रीओपनिंग ऑफ इनलैंड वाटर्स वे, बांग्लादेश के साथ हमने पढ़ा था कि जो वाटरवेज है इनलैंड वाटरवेज, तो इसकी रीओपनिंग की है। लेकिन बहुत अभी और भी काम करने बाकी हैं। जैसे अभी क्या किया, जो अनियन एक्सपोर्ट्स था बांग्लादेश के लिए, हमने वो सडनली उसको बैन कर दिया गया है ना। तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, मतलब जो अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है फॉरेन ऑफिस, तो वो क्या है, वो नेबरहुड को एक इंटीग्रेटेड जियोपॉलिटिकल स्पेस के उसमें देखते हैं फ्रेम में। लेकिन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके लिए तो चाहे वो ब्रुनेई हो, बोलिविया हो या फिर बांग्लादेश हो, ये तीनों ही एक है ना, ये एक है। तो यहाँ पे यही क्लैश एक हो जाता है कि जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है और जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, इसको इंटीग्रेटेड हम नहीं देखते हैं ना। तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इंटीग्रेटिंग इंडियाज़ रीजनल इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज। दूसरी चीज़ ये है कि इट इग्नोर्स राइज ऑफ पॉलिटिकल एजेंसी, ठीक है, कि जो नेबरहुड है हमारे, तो उन्हीं के बीच में पॉलिटिकल एजेंसी भी क्या होती है, धीरे धीरे इमर्ज होती हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो हमेशा दिल्ली के साथ जैसे दिल्ली के व्यूज़ है वैसे ही उनके भी होंगे, सबके डिवीज़न रहते हैं, और जो इंगेजमेंट उनका होता है मेजर पावर के साथ होता है। अब जैसे श्रीलंका था, तो श्रीलंका किसकी तरह झुका हुआ था, मतलब चाइना की तरह, बीजिंग की तरह। तो बीजिंग ने वहाँ पे फंडिंग भी की, मैसिव इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या हुआ, ये डेट ट्रैप में भी फंस गया था, है ना। इसी तरह से जैसे अभी हम नेपाल की बात करें, तो नेपाल भी बिल्कुल, जो वहाँ की जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, तो वो प्रो चाइनीज़ स्टेटमेंट देती है, और इंडिया मतलब एंटी इंडियन स्टेटमेंट वो देती है ना। तो इस तरीके से ये एक तरह से मेजर पार्ट को फॉलो करते हैं, जैसे इंडिया, कुछ कंट्रीज़ इंडिया के साथ, कुछ चाइना के साथ, कुछ यूएस के साथ। तो हम ये भी इंश्योर नहीं कर सकते कम्प्लीटली कि आप क्या करें, मतलब नेबरहुड को पहले प्रायोरिटी दें, दूसरे लोगों को हम ये नहीं बता सकते हैं ना। द रोल ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन इंडियाज़ रीजनल पॉलिसी। अब यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की गई है, ठीक है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर हमें इनके साथ मतलब यहाँ पे अपनी एक अच्छी स्थिति बनानी है। क्योंकि क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के थ्रू क्या होता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी फॉर्म होते हैं, है ना। तो यही बोला है कि जैसे मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने कोलंबो कॉमनवेल्थ समिट 2013 में अटेंड नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर थे तमिलनाडु से, उन्होंने अपोज किया था कि वो क्या करेंगे, इलेक्शंस को इम्पेंड करेंगे। तो ममता बनर्जी ने भी पुल कर लिया था जब लास्ट मिनट तीस्ता वाटर एग्रीमेंट हो रहा था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और के बीच में, है ना, बांग्लादेश के बीच में, ढाका में 2011 में। तो ये सारी चीज़ें कि डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और यही है। एंड इसके कोई आंसर्स नहीं होते। रीजनल डिफिकल्टीज दैट ट्रबल ऑल गवर्नमेंट्स इन दिल्ली, द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन डीपली इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ साउथ एशियन सोसाइटीज़, मल्टीपल सॉवरेन। एंड जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है ऑलवेज हैड एन इम्पैक्ट ऑन आवर रीजनल पॉलिसी, है ना। जिस तरह की हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी रहेगी उसका हमारे रीजनल पॉलिसी पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। और सेम मतलब ऐसा ही हमारे लिए है। अगर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी का फ़र्क किस पे पड़ता है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल पे, तो नेपाल में भी जो यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका असर किस पे पड़ता है, इनकी रीजनल पॉलिटिक्स पे पड़ता है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता है। और ये चीज़ बोला गया है कि कोई भी, देयर इज़ नो हैप्पी एंड स्टेट इन इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबर, इट विल ऑलवेज बी अबाउट केयरफुली मैनेजिंग द इनएविटेबल डिफिकल्टीज दैट अराइजेज, है ना।
और टाइमली रिस्पॉन्ड करना होगा। ये जो इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जो स्मॉल इश्यूज़ हैं जो बड़े बनते जा रहे हैं, उनको प्रिवेंट करना होगा। दिल्ली की जो रीजनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अलाइन करना होगा इंडिया की नेचुरल जियोग्राफिकल एडवांटेजेस से, और सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंडियाज़ पेरिनियल नेबरहुड चैलेंज। तो तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। और प्लेस एट ग्लोबल हाई टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इन्होंने जगत प्रकाश नड्डा ने लिखा है। तो ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने उनगा में जो स्पीच दी थी उसी का ये क्रक्स यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या किया था। पहले तो हमने ये हाईलाइट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि एक तरह से यूएन का जो पैंडेमिक से डील करने का तरीका था वो बिल्कुल फेलियर उसका हुआ, इनकम्पिटेंस हुआ, डब्ल्यूएचओ कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, है ना। और दूसरा ये है कि अभी 75 साल पहले यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, तब से लेके अभी तक, जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ है उसके बाद से सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। लेकिन ये जो बॉडी है इसमें तभी भी इसका रिस्ट्रक्चर नहीं किया है, इसमें तभी भी चेंज नहीं आया है ना। और इंडिया वाज वेजिंग अ डिसिसिव बैटल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे जब बैटल हो रही थी तो हम अपनी वैश्विक शक्तियों से घिरे हुए थे, है ना, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। एंड 7 दशकों बाद जो ग्लोबल सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज, वर्ल्ड हैज़ सीन फार रीचिंग चेंजेस इन दिस पीरियड, है ना। तो ये है यूएसएसआर का जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोल्ड वॉर एरा था, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। और कुछ स्मॉल वॉर हुए, कुछ सिविल वॉर हुए, कुछ बिग वॉर्स हुए, है ना। और बहुत सारे जो नेशंस थे वो डिसइंटीग्रेट भी हुए टू बिकम स्मॉलर एंटिटीज़। तो ये बोला कि 1945 में जो यूनाइटेड नेशंस था वो 50 नेशंस उसने साइन किए थे। अभी कितने 193 मेंबर स्टेट हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी तक जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इट रिमेन्स अनचेंज, तो हमको ये चेंज करना होगा। और WHO फेल्ड रहा, है ना। और इसके अलावा क्या क्या बातें बोली गई हैं कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम नॉन परमानेंट मेंबर उसमें क्या करेंगे, एज अ पार्टिसिपेट करेंगे 2021 में, है ना। तो काफ़ी अच्छे से हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे क्या करेंगे हम, इन 2020 इंडिया विल बिकम नॉन परमानेंट मेंबर टू सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम, ठीक है। तो 8वीं बार ये हम बनने जा रहे हैं। इंडिया हैज़ मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन, तो हमने उनके ग्रोथ सक्सेस के लिए यूएन की काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी दिया है। हम अपने पीस कीपिंग मिशन, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे सोल्जर जो हैं अपनी जान पे खेल के मतलब वहाँ के पीस कीपिंग मिशन में इन्वॉल्व हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हैज़ रिमेन कमिटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, है ना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 18% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। और जो बाकी के ये इशू भी बोला गया कि जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन है यूएन में वो भी बहुत कम है ना। तो उस टाइम पे केवल अभी तक ये 5 नेशन जो पहले थे उस टाइम पे 75 साल पहले, तो वो अभी भी हैं। और इस बार मतलब G4 कंट्रीज़ जो हैं वो भी सपोर्ट कर रही है। G4 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हो। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। सिंगर ऑफ द एजेस, तो ये SP बाला सुब्रमण्यम जो थे जिन्होंने 40,000 जो थे सॉन्ग्स लिखे थे 16 लैंग्वेजेस में विद 6 नेशनल अवार्ड, ठीक है। तो इनके रिसेंटली डेथ हो गई थी। कर्नाटक म्यूज़िक को पॉपुलराइज भी किया था इन्होंने, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल है शी ब्रोक थ्रू, तो ये इशार जज अहलुवालिया जो मोंटेक्सिक अहलुवालिया की जो वाइफ थी, लेकिन इनकी जो था इन्होंने एक बॉडी को जो थिंक टैंक है ICR, तो इसको एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस बॉडी इसको बनाया। और इसमें अभी जो है 70% वुमेन हैं, ठीक है, फॉर मच ऑफ इट्स रिसेंट हिस्ट्री। तो ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट इनका था सक्सेसफुली। तो इनके बारे में आप ये बताना मुझे कि जो ICR है तो इसके कल मैंने बताया था कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और ये बॉडी कैसी बॉडी है, ठीक है। तो वो आप नहीं तो कमेंट कर सकते हो या फिर गूगल करके अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो नोट्स में। ओनली लिप सर्विसेज, तो ये श्रीलंका में जो अनरिजॉल्व तमिल क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड है। अब श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस देखने के लिए ये अभी वर्चुअल समिट हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्या बोल रहा है। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है।
दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्राप्त मजबूत जनादेश और आपकी नीतियां, उसको संसद से मिल रहे मजबूत समर्थन से हमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद मिलेगी। अब मैं प्रधानमंत्री तो यहाँ पे जो है मेन मतलब मैंने पता नहीं कितना पढ़ाया, आई डोंट रिमेम्बर। तो यहाँ पे एक तो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल की बात होती है, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है। 13वें में बस ये है कि जो यहाँ पे जैसे दो तरह की कम्युनिटी है, ठीक है, एक तमिल और एक सिंघली। तमिल जो है माइनॉरिटीज़ में आती हैं, सिंघलीज जो है मेजॉरिटी में आती है। अब जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये तमिल्स को क्या देता है, एक पावर्स देता है कि वहाँ पे इलेक्टेड काउंसिल होंगी, ठीक है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पूर्वोत्तर प्रांत के जो शेष जितने भी वहाँ पे प्रोविंस थे उनको भी इलेक्टेड काउंसिल मिली। अब सिंहली जो है वो ये बोलते हैं कि जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये किसको देता है, ये फोर्सफुली मतलब तमिलियंस को इंडिया के द्वारा उनको प्रमोट करने के लिए दिया है। और इससे तमिल सेपरेटिज्म जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से अलगाववाद हो रहा है यहाँ पे इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जो सरकार है, तो सरकार का ये कहना है कि जो ये 13वां अमेंडमेंट और जो 20वां है, 19वां है, तो ये यहाँ पे शासन के काम में बाधा ला रहा है ना। तो इस वजह से इसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो इस वजह से अभी वो 20th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से साल 2015 में जो 19वां जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो उसको भी बदलना चाह रहे हैं। तो जिससे 13th वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी खतरा होगा। जो खतरा किसके लिए होगा, फिर सीधा सीधा जो यहाँ पे कौन है, तमिलियंस हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये खतरा होगा। तो ये है। अब ये जो लाया गया था 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1987 में लाया गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, एक समझौता हुआ था 1987 के बीच में। तो तब ये लाया गया था 1987 में। और मेन पर्पस मैंने बता ही दिया है कि जो श्रीलंका का जो तमिल मेजोरिटेरियन जो रीजन है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, उन पावर्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि टू एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ तमिल पीपल फॉर इक्वलिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्टिव विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका एंड अर्ज टू द टेक फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13 अमेंडमेंट, कि इसको बरकरार रखें आप, है ना। 13 अमेंडमेंट जाना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। ये आर्टिकल एंड ऑफ पैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, SAD और जो शिरोमणि अकाली दल BJP के बीच में जो डिस्प्यूट है वो उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो उसी से रिलेटेड है। INS विराट रीचेस फाइनल पोर्ट सेट फॉर डिसमेंटलिंग, ठीक है, तो INS विराट सबसे ज़्यादा सर्व करने वाला एक ये है। विराट 30 जो ईयर्स है ये पूरे कर लिए नेवी में, और इसको जो था ब्रिटिश नेवी में सर्व किया गया था अर्लियर एज HMS हर्मीस इन 1959-84, ठीक है। व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी केम, इट स्टार्टेड दैट मटेरियल्स यूज इनसाइड द शिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। और फिर इसको क्या किया गया था, पहले म्यूजियम बनाने की भी सोच रहे थे आंध्र प्रदेश सरकार और बाकी की सरकारें, लेकिन ये ऐसा नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, अभी ये अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, तो यहाँ पे ये सेटल किया जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप क्या है, INS विराट है, ठीक है। इंडिया की पहली वॉरशिप का नाम आप बता सकते कौन है। तो यहाँ पे जो है डेनमार्क और इंडिया के बीच में भी कुछ साइन हुए हैं, सबमिट बायलैटरल सबमिट हो रही थी विद डैनिश PM। तो यहाँ पे 2 साइड्स ने अग्रीड किया है, एलिवेटेड द पार्टनरशिप टू ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगर आता है किसके साथ है, तो डेनमार्क के साथ। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट रहेगा, जो भी राजनीतिक सहयोग है और इकोनॉमिक रिलेशन है उनको एक्सपेंड करना, जो ग्रीन ग्रोथ है यानी कि जॉब्स को क्रिएट करना, कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल चैलेंजेस से क्या करना, उनको एड्रेस करना, अपॉर्चुनिटीज़ विद अ फोकस ऑन एम्बिशियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, और जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उनको क्या करना है, एग्रीड करना, ठीक है, उसमें समझौता करना। तो ये सारे समझौते हुए हैं, और इन्होंने एग्रीड किया है सिटी टू सिटी कोऑपरेशन बिटवीन उदयपुर एंड आरहस एंड तुमकुरू एंड
आलबोंग, ठीक है। तो ये सिटीज़ भी इनसे रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे फाइट अस इन हाउस, अट्रैक्ट स्मॉलर पार्टीज, कीप अस अंडर वॉच, बट कांग्रेस मूविंग फर्दर टू फ्रिंज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर दिए हुए हैं निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो ये कोविड, हेल्थ एंड इकोनॉमिक जो है टू ईडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स टू ईडी, और डेली राइट्स, पॉलिटिक्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो सेव योर हार्ट, अपने हार्ट को आप प्रोटेक्ट करें, है ना, डोंट ब्रेक योर हार्ट, और ब्रेक ना होने दें हार्ट को। वो कैसे ब्रेक नहीं होने देंगे, जब आप उसको अच्छे से आप ट्रीट करेंगे, अपने हार्ट की आप सुनेंगे, लिसन टू योर हार्ट, यूज़ हार्ट टू मेक बेटर चॉइसेस, यूज़ हार्ट फॉर सोसाइटी, लव्ड वंस एंड योर सेल्फ, यूज़ हार्ट टू थैंक द हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ठीक है। तो और तरीक़ों से भी आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर्स कट डाउन ऑन अर्थराइटिस ड्रग बिंग यूज्ड इन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट। तो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एक ये है टोसिलीजुमैब, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ये यूज़ होती थी ड्रग। इसको बोला गया कि इसके लिए कोविड-19 के उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये है। तो अर्थराइटिस ड्रग यहाँ पे अब केवल उनके लिए यूज़ होगी जो साइटोकाइनिन स्टोम्स और हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स से जूझ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर उनके लिए यूज़ होगी। डॉक्टर कह रहे हैं क्योंकि इसका अर्ली स्टेज जो कोविड की होती है उसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है टोसिलीजुमैब का, एंड इट कैन इवन बी हार्मफुल एज इट कैन लीड टू हायर चांसेस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है लिमिटेड यूज़ ही होना चाहिए। यहाँ पे न्यू साइंस पॉलिसी इंस्टीट्यूट टू बी रेटेड एंड सपोर्ट फॉर वुमेन स्टाफ, ठीक है। तो 2020 की जो न्यू साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी है यूएस की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा इसमें, है ना, प्रमोशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड 2013 एंड द न्यू वर्जन इज एक्सपेक्टेड टू बी अनवेल्ड बाय द दिसंबर। एंड ये जो है फ्रॉम बाइट्स टू बाइट्स, स्टार्टअप यूज़ AI फॉर इंस्टेंट क्वालिटी चेक ऑफ फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे AI का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और soybean traders hardly check for oil, they visually inspect grain samples to gauge seeds uniformity। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो AI का कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, द गेर्बर सेंट्रीफ्यूज एंड लेक्टोमीटर, ठीक है, ये मेजर करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, दीज इनेबल फार्मर्स टू बी पेड मोर फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ मिल्क कंटेनिंग हायर टोटल सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जैसे जो टेस्ला है, टेस्ला कंपनी आपको पता होगा सेल्फ ड्राइविंग कार की है, ठीक है, ऑटोमेटिक कार की। तो उसमें पता चल जाता है उन कार को कि कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे रेड रोड्स हैं, है ना, और उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे स्टॉप होना है, व्हेन टू मूव, व्हेन टू स्टॉप। तो इसी तरह से हम ह्यूमंस को भी रिप्लेस कर सकते हैं विद मशीन टू डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, ठीक है। फूड के एनालिसिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटर क्लियर्स अर्ली प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी इन ऑल स्टेट्स। तो पैडी को मतलब क्लियरेंस दे दी गई है। अभी अक्टूबर 1 में ये अनाउंसमेंट होना था, लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पे ये दे दी गई है पंजाब एंड हरियाणा में। एंड जो प्रोक्योरमेंट ऑफ 13.77 लाख मीट्रिक टन्स जो पल्सेस ऑयल सीड्स हैं खरीफ मार्केटिंग सीजन की 2020-21 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पे ये दे दी गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी ड्रॉप्स ऑफसेट्स इन 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ऑफसेट पॉलिसी होती क्या है, ऑफसेट क्लॉज नॉट हेल्पिंग यहाँ पे बोला गया है। एक रीज़न इसका क्या है कि वाई द ऑफसेट क्लॉज policy was dropped was its failure to bring in any critical technology to India. Moreover, the clause made foreign vendors add extra cost in contracts in government to government single vendors deal। तो मतलब ये था कि अगर आपको भारत में अगर कुछ डील करनी है, रक्षा समझौते अगर करने हैं, डिफेंस डील या कुछ भी करने हैं, तो आपको 30% जो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहीं से खरीदना होगा, ठीक है। 30% सामान भारत से ही खरीदना इसेंशियल है, आवश्यक है। तो ये जो DPP था, रक्षा खरीदारी जो नीति थी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो 2016 की थी, तो उसके तहत इसका जो थ्रेशोल्ड था वो 300 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बाय एंड बाय मेक इसको बोला जाता है, बाय एंड बाय मेक कैटेगरी, है ना, कि खरीदो और फिर बनाओ। तो ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इसलिए हेल्प नहीं कर रही है जो ऑफसेट क्लॉज नीति है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।